राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे नर्सिंग विजन पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीम कैटाबोलिज्म। जी हाँ, आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसमें देखने वाले हैं हीम का कैटाबोलिज्म। तो कैटाबोलिज्म क्या है भैया? इसे तो आपने थोड़ा थोड़ा हमें बताया था। तो कैटाबोलिज्म का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कैट आ रही है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, यानी कि यहाँ पे किसी चीज़ का तो ब्रेक डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे शुरू में कौन है भैया? हीम। तो हीम क्या है? चलिए हम लोग पहले देखते हैं व्हाट इज हीम। तो हम लोग हिम जो टूट रहा है उसे जानने के लिए ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी कि हिम कैसे टूट रहा है और कैसे सारी चीजें हो रही है। तो हिम टूट रहा है कैसे, ये जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ये हिम होता क्या है। तो पहला हमारा हेडिंग क्या है? सबसे पहला हमारा हेडिंग है हिम। व्हाट इज हिम? हिम क्या है? तो देखो, हिम जानने से पहले हम लोग को जानना होगा कि हिम क्या है। तो उसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। हीम क्या है? ठीक है, हीम एक आयरन कंटेंट कंपाउंड है, ठीक है। हीम का है, हीम एक आयरन कंटेंट आयरन कंटेंट आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। मतलब कि ये बोल रहा है हीम क्या है? हीम एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, यानी कि हीम एक कंपाउंड है जिसमें आयरन होता है। तो ये ठीक है भैया, हीम जो एक है कंपाउंड है, एक केमिकल सब्सटेंस है। बट ये दिखता कैसा है? इसका स्ट्रक्चर वगैरह तो कुछ बता दो। स्ट्रक्चर वगैरह इसका हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब क्या करेंगे? अब हम लोग ड्रॉ करेंगे हीम का स्ट्रक्चर, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट आपको याद करने की जरूरत नहीं। बट आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे तो एटलीस्ट आप जब उसका स्ट्रक्चर देखने जाएंगे तो आपको याद तो रहेगा। तो इसीलिए हम लोग इसका यहाँ पे क्या करेंगे, अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है। ये हीम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बीच में एक होता है Fe, यानी कि आयरन, ठीक है। और आयरन जो है वो हमारे एन से, मतलब कि एन से कनेक्टेड रहता है 4 टर्मिनल पे, ठीक है। ये इसका हिम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? हिम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है ये आपका हिम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हिम का स्ट्रक्चर कैसे होता है? वो बीच में देखो, यहाँ पे बीच में बाकी सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपका जो है पूरा हीम का स्ट्रक्चर है। इसमें देखो क्या है, इसमें बीच में आपका एक आयरन होता है जो साइड के नाइट्रेट से कनेक्ट होता है, नाइट्रोजन से कनेक्ट होता है। और बाकी ये सब क्या है? ये आपका कार्बन का चेन है। बस यही जान लो, ये हीम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? हीम का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। हीम एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है जो कि हीमोग्लोबिन में होता है, मायोग्लोबिन में होता है आपके, और कैटलिस एंजाइम में होता है, ठीक है। ये जो है प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है? हीम आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। और भैया और कहाँ पे होता है? और हमारा
क्रोमोसाइट, साइटोक्रोमोसोम, साइटोक्रोमोसोम, ठीक है, साइटोक्रोमोसोम में होता है। और कैटलिस्ट एंजाइम, ये कहाँ का प्रेजेंट होता है? ये इन 4 चीजों में प्रेजेंट होता है हमारा हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड साइटोक्रोमोसिन एंड और आपका क्या है, कैटोलिस्ट एंजाइम में ये प्रेजेंट रहता है, कैटलिस्ट एंजाइम में प्रेजेंट रहता है। हीम यानी कि आपका पैरोफेरिन या और पैरोफेरिन का रिंग और आयरन, ठीक है, हीम ये समझ लो, ठीक है, हीम क्या है, ठीक है, ये आपका एक कंपाउंड है, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इसका हम लोग देखते हैं, इसका कार्य क्या होता है और कार्य कैसे करता है वो भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग क्या हेडिंग डालते हैं इसका फंक्शन क्या क्या होता है हीमोग्लोबिन का, यानी कि हीमोग्लोबिन ये अलग हो गया, हीम अलग हो गया। देखो मेरे और आपके सबके मुंह पे एक ही चीज बैठा रहता है, हीमोग्लोबिन, बट हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन अलग है, हीम अलग है, ठीक है। वही हम लोग देख रहे हैं, किसको, हीम को देख रहे हैं। तो इसका काम क्या होता है, हीम का काम क्या होता है, हीम का काम होता है आपका ऑक्सीजन ट्रांसफर करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। और क्या काम होता है, और आपका इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना। और आपका क्या करता है, और आपका सेलुलर रेस्पिरेशन कराता है, ठीक है, और क्या कराता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन कराता है। सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि एटीपी सिंथेसिस होता है, उसे हम लोग सेलुलर आपका सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये देख ले कि ये कार्य क्या करता है। अब ये बताओ भैया कि कार्य करता है तो कैसे करता है, तो उसे समझने के लिए पहले हमको ये देखना पड़ेगा ये बनता कैसे है। समझो ये बनेगा कैसे, तो हम उसके बारे में जान जाएंगे कि ये क्या करता है, ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये बनता कैसे है, हीम का सिंथेसिस कैसे होता है, कैसे बनता है और कहाँ बनता है, ठीक है, ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, हीमोग्लोबिन में बोल रहा हूँ अभी भी, देखो सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ हीम, यानी कि ये बनता कहाँ है, हीम कहाँ पे बनता है, ठीक है, और कैसे बनता है। मेन चीज, 2 चीजें हैं, कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है। तो सबसे पहले देखो कि चीजें हो रही है, बट कहाँ हो रही है, ये चीजें हो रही है हमारे बोन मैरो में। जो हमारा बोन मैरो है वो 80% हीम बनाता है, ठीक है, 80% हीम कौन बनाता है, हमारा बोन मैरो। बाकी का बच्चा है 20% कहाँ पे बनता है, वो हमारे लीवर पाइजी बनाते हैं, ये, ठीक है, लीवर भाई साहब बनाते हैं हमारे बाकी के हीम को, ठीक है। अब इसका रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है, जैसे समझो कि एक स्टील फैक्ट्री में स्टील बनता है, तो फैक्ट्री कहाँ पे, वो पुणे में है, वो लखनऊ में है, ठीक है, वो फैक्ट्री वहाँ पे, बट वो फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री में क्या क्या चीजें लगती है, कौन कौन सी रॉ मटेरियल लगता है एक स्टील को बनाने के लिए, ठीक है। तो वो आप हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, अब हम लोग हेडिंग डालते हैं क्या, रॉ मटेरियल, ठीक है, क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा। तो देखो रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है भाई, रॉ मटेरियल में देखो आपका क्या लगता है, ग्लाइसिन लगता है, ठीक है, ग्लाइसिन लगता है। और क्या लगता है, केवल ग्लाइसिन से क्या हीम बन जाता है, इसका आंसर है नहीं। और क्या लगता है, सक्सेनाइल को एंजाइम ए, ये कहाँ से आता है, मैंने आपको बताया था एंजाइम में, सक्सेनाइल को एंजाइम ए। और क्या लगता है, क्या 2 चीजों से बन जाता है, इसका आंसर है नहीं। और आयरन भी तो लगेगा भाई, आयरन भी तो लगेगा, आयरन अगर नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से बनेगा, मेन तो ये आयरन ही कंपाउंड है ना इसका। और क्या लगता है, और आपका विटामिन B6 लगता है। यानी कि अगर जे किसी को देखो कि उसका यूनिट कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा है, तो उसमें या तो विटामिन B6, विटामिन 12, ये सारी चीज़ों की कमी हो सकती है। ये इसका रॉ मटेरियल है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, अब बनता कैसे, अब आ जाते हैं इसका मतलब कि अब मान लो कि हमको क्या करना है, हमको सारी चीज़ें मतलब कि हमारे पास आ गई है। देखो एग्जाम में जाने के लिए मैंने पेन रख लिया, कॉपी रख ली, सारी चीज़ें कर लिया, बट पढ़ना भूल गया। लेकिन अब तो पढ़ाई चालू होगी ना, इसका मतलब सारे रॉ मटेरियल आपने रख लिया, अब चालू होगा पढ़ाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, इसका फर्स्ट रिएक्शन। तो इसका फर्स्ट रिएक्शन क्या है, ये जो हमारे पास ग्लाइकोसिन है, ग्लाइकोसिन जो है
वो क्या करता है, वो ग्लाइकोसिन और ये सक्सेनाइल कोएंजाइम ए दोनों मिलके क्या करते हैं, एक खेला करते हैं और वहाँ पे बनता है आपका एल, वहाँ पे आपका बनता है ए एल ए मतलब क्या होता है आपका डेल्टा अमीनो लिवोलिनसिक एसिड, ये आपका बनता है। ठीक है, ए जो है वो बनता है, यहाँ पे दो चीजें बनाती है, एक आपका ग्लाइसिन और सक्सेनाइल कोएंजाइम है। हमारे पास दो रो मटेरियल लगता है, दो मटेरियल लीवर या बोन मैरो ने जुटाया या फिर मंगाया, ग्लाइसिन और सक्सेनाइल कोएंजाइम ए, दोनों ग्लाइसिन और सक्सेनाइल कोएंजाइम ए एक साथ मिलके उन्होंने बनाया ए यानी कि अमीनो लिवोलिसिन एसिड। ठीक है, अब देखो इसका जो है रेट लिमिटेड एग्जाइम है, ये जो है ये बना, ये रेट लिमिटेड एग्जाइम है, यानी कि ये समझो कि दो व्यक्ति ने मिलके एक मशीन बनाया, दो व्यक्ति जिसमें एक ग्लायोसिन जो है वो व्यक्ति है और सक्सेनाइल कोएंजाइम ए ये मशीन है। तो एक व्यक्ति ने एक मशीन से एक और मशीन बनाया, तो उस व्यक्ति ने एक मशीन की हेल्प से एक और मशीन बनाया जिसको हमने बोला ए यानी कि गामा बोल रहा हूँ, डेल्टा अमीनो लेविसिन। ठीक है, ये चीजें हमने बनाई, ये एक रेट लिमिटेड एग्जाइम है, यानी कि समझो कि ये फैक्ट्री का एक और मशीन तैयार हो गया। ठीक है, रॉ मटेरियल से। अब क्या होगा भैया, फैक्ट्री का रॉ मटेरियल से तो हमने एक मशीन तैयार कर लिया, तो अब क्या होगा फर्दर स्टेप, अब उस मशीन से क्या होगा, देखो अब हमारे पास क्या है ए है। अब इस मशीन से क्या होगा, इस मशीन से हम लोग बनाएंगे ठीक है, पैराफ्लोविन ग्लोविजन। ठीक है, अब जो भी है भैया अंडर प्रो देखो ये जो मशीन हमने बनाया उसने क्या किया, अब उसने इतने सारे स्टेप किए, यानी कि इतने सारे वर्क किए। ये देखो आपका फोराफिलिविजेन, उसके बाद से उसको चेंज किया, ये सारी चीज़ें बनाते हुए। ठीक है, यूरोपोराफेनिरिंगोजेन, उसके बाद से कार्पोफ्यूराफिनिजेन, उसके बाद से बना आपका प्रोटोफेरिजीन। ठीक है, प्रोटोफेरिजीन। अब इसमें क्या होगा, इसमें आएगा हमारा एक और सब्सटेंस जो है जिसका नाम है आयरन, मेन कंपाउंड आएगा आयरन, और ये मिलके क्या बना देंगे, ये दोनों मिलके बना देंगे हीम। समझो यहाँ पर क्या हुआ, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए और ग्लाइकोसिन ये दोनों मिलके एक मशीन बनाते हैं, उस मशीन का नाम होता है ALE, और वो मशीन बहुत सारे स्टेप करता है, 4 स्टेप करता है, जिसमें हमको मिलता है प्रोफ्लोराफाइलिन। जो प्रोफ्लोराफाइलिन है उसमें हम आयरन डाल देते हैं तो वो बन जाता है हीम। ये है आपका हीम का सिंथेसिस। ठीक है, अब बोलोगे भैया कि यहाँ पे विटामिन B6 तो आया नहीं। तो देखो विटामिन B6 क्या करता है, ये मतलब कि ALS को सिंथेसिस को एक्टिव या उसको क्या करता है, एक्टिवली डिक्रीज करता है, मतलब कितना बनाना है कितना नहीं बनाना है। ठीक है, अब देखो ये मतलब कि एक मशीन बना दिए हम लोग, उसका कंट्रोल रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो विटामिन B6 जो है वो क्या करता है, विटामिन B6 जो है वो हमारे ALA को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। अब इसको कंट्रोल करता है, यानी कि प्रोडक्शन को क्या करना है, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करता है, कौन डिसाइड करता है, हमारा विटामिन B6। अगर जो विटामिन B6 की डिफिशियंसी हो गई, अगर जो इसकी कमी हो गई, विटामिन B6 की क्या हो गई, डिफिशियंसी हो गई, यानी कि अगर जो ये नहीं रहा, यही तो भाई इसको मोटिवेट करता है, इंक्रीज करता है कि ALA
तू भाई कर सकता है, तू कर। और वो मोटिवेट होके क्या करता है, आपका बनाता है आगे सब्सटेंस, और जब सब्सटेंस बनते तो उसमें आयरन डाल के हम लोग हीम बना लेते हैं। बट क्या, जब हमारा ALA एंजाइम ही एक्टिव नहीं होगा, काम नहीं करेगा, तो क्या हीम बनेगा? जब हीम नहीं बनेगा तो क्या होगा, तब हमारे बॉडी में ब्लड की कमी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनीमिया। यानी एनीमिया के जो पेशेंट आते हैं उनमें मेन जो लोचा हो रहा होता है वो हमारे विटामिन B6 का होता है, या AL का होता है, या फिर आयरन की होती है। तो जो विटामिन के मतलब कि हीम एनीमिया के पेशेंट आते हैं उन्हें हम विटामिन B6 और आयरन देते हैं और बोलते हैं ग्लाइकोजन। और आपका जो ग्लाइकोजन है और खाना को इंक्रीज कर दीजिए, और अपने आप आपकी एनीमिया जो है वो ठीक हो जाएगी। बट ये जेनेटिक से एनीमिया की बात नहीं हो रही, जेनेटिक्स में तो अलग चीज़ की डिमांड होती है भाई। अब हम लोग आ जाते हैं अब डिग्रेशन ऑफ पाथ, मतलब कि हीम का डिग्रेशन कैसे होता है, ठीक है। मतलब कि आरबीसी क्या लाइफ स्पेन समझो जिसमें हीम रहता है, ठीक है। अब आरबीसी का लाइफ समझो। अब हम लोग आ जाते हैं आरबीसी लाइफ स्पेन पे, ठीक है। अब आरबीसी लाइफ स्पेन पे इसलिए आ रहा है भैया कि आरबीसी के पास ही तो सेम चीजें होती भाई, हीम तो होता ही है। तो वही हम लोग देखते हैं कि आरबीसी में जो हीम होता है वो कैसे टूटता है, ठीक है। तो आरबीसी का हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, आरबीसी का लाइफ स्पेन देखने जा रहे हैं। आरबीसी का लाइफ स्पेन जो है वो सिंपली 120 डेज होता है, ठीक है। यानी कि 120 डेज तक आरबीसी जिंदा रहता है। आरबीसी जो है वो क्या डायरेक्ट आरबीसी है? नहीं, इसका आंसर है नहीं। आरबीसी यानी कि हीमोग्लोबिन, ठीक है। आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, यानी कि यहाँ पे हीम होता है और किसके साथ मर्ज होता है, ग्लोबिन के साथ। तो ये सेकेंडरी चीज हो गई। बट इसमें हम लोग प्राइमरी क्या देख रहे हैं, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल को देख रहे हैं। तो रेड ब्लड सेल जो है वो क्या होता है, टोटल 120 दिन में मर जाते हैं, और उनके साथ क्या रहता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी के साथ क्या रहता है, हीमोग्लोबिन। यानी कि आरबीसी अलग है, हीमोग्लोबिन अलग है, बट ये जो है साथ में ही रहते हैं। तो जब आरबीसी का टूटने का समय आता है, यानी कि जब उसका मरने का समय आता है 120 दिन बाद, 120 दिन बाद जब उसका आरबीसी को मरने का टाइम आता है, तब उसके साथ हीमोग्लोबिन भी जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन कहाँ तक जाता है, उसके कब्र तक। उसका कब्र क्या है, हमारा स्प्लीन। स्प्लीन क्या है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि कब्र है हमारे जहाँ पे ब्लड सेल मरते हैं, ठीक है। तो हमारा आरबीसी कहाँ पे मरता है, हमारा आरबीसी मरता है स्प्लीन में, ठीक है। स्प्लीन में मरता है। अगर जो ज़्यादा आरबीसी टूटने लग जाएंगे तो सिंपल सी बात है भैया, हमारा जो स्प्लीन का साइज है वो बढ़ जाएगा। मोस्ट ऑफ द केस में यही देखने को मिलेगा एनीमिया का, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा, लीवर में ये भी टूटते हैं। और कहाँ पे टूटते हैं भैया, बोन मैरो में टूटते हैं। भैया आप तो बताया था, तो बोन मैरो में तो बनते हैं, बोन मैरो में बनते भी हैं और टूटते भी हैं, दोनों चीजें होती है। और लीवर में भी ये होता है, ठीक है भैया। यहाँ पे आरबीसी प्लस हीमोग्लोबिन आया, तो आरबीसी तो एक सेल है, तो वो डेड हो जाएगा और स्प्लीन उसको क्या करेगा, वॉश कर देगा। बट ये जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, ये जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, इसके साथ क्या है, इसके साथ हीम और ग्लोबिन है। तो हीम क्या है, हीम हमारा आयरन का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। हीम क्या है, हीम हमारा जो है वो क्या है, एक आयरन का स्ट्रक्चर है। और ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है। तो यहाँ पे आरबीसी टूट गया तो क्या हीमोग्लोबिन एक साथ रहेगा, नहीं। इनका 3 लोगों का ग्रुप था, जिसमें कि एक आरबीसी था, हीम था और ग्लोबिन था। तो आरबीसी मर गया तो हीम अलग हो जाएगा, ग्लोबिन अलग हो जाएगा, ग्लोबिन अलग हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन जो है वो अलग हो जाएगा। अब ये जब अलग अलग हो गए तो ये तीनों अपना मतलब कि ये जो है अपना अपना काम करेंगे। आयरन जो अलग हो गया ये फिर से क्या यहाँ पे चला जाएगा, ये फिर से चला जाएगा अपना बॉन्ड बनाने, आयरन चला जाएगा बॉन्ड बनाने, और फिर से ये हीमोग्लोबिन तैयार करेगा और फेरेटिक रिंग बनाएगा। ये आयरन का काम है। अब प्रोटीन क्या करेगा, प्रोटीन का हम लोग पढ़े थे प्रोटीन सिंथेसिस में। और प्रोटीन का ये क्या करेगा, प्रोटीन जो है ये अमीनो एसिड में टूट जाएगा, क्योंकि भैया ये समझो कि एक गुच्छा है, ठीक है, मोतियों का एक गुच्छा है, और हर एक मोती एक अमीन है, ठीक है, अमीन है, अमीन एसिड है, ठीक है, अमीनो एसिड है। अगर जो ये गुच्छा ही टूट गया तो इसमें मोती ही तो बचेंगे छोटे छोटे, वही मोती हमारा हीमोग्लोबिन सॉरी अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, वही मोती हमारा अमीनो एसिड होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड बना देता है, आयरन जाके और किसी के साथ मर्ज होके फिर से अपना क्या बनाने लगता है, फिर से हीमोग्लोबिन बनाता है और बाकी सारी चीजें करने लगता है दोबारा से। और यहाँ तो आरबीसी मर ही गया तो फिर से ये दूसरे से के आरबीसी के साथ हो जाएगा। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है आरबीसी का, ठीक है, यही इसका डिग्रेशन पाथ है, समझो
डिग्रेशन पाथ को हम लोग एक बार और देख लेते हैं। डिग्रेशन पाथ को एक बार और देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है। डिग्रेशन पाथ यानी कि आरबीसी का डेथ, ठीक है, कैसे कैसे हो रहा है उसकी जर्नी हम देखेंगे डिग्रेशन पाथ। तो क्या आरबीसी केवल अकेला रहता है? नहीं, इसके साथ हमारे हीमोग्लोबिन भी रहते हैं, ठीक है। क्या रहता है? हीमोग्लोबिन भी रहता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक है आपका हीम प्लस एक है आपका ग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबिन। और आरबीसी जो है वो सेल है। तो ये दोनों जाते हैं, ये तीनों जाते हैं स्प्लीन में, ठीक है। और स्प्लीन में जाके ये जो आपका सेल है उसकी डेथ हो जाती है। हिम जो है वो बाहर निकल जाता है और ये आयरन है और ये दूसरे के साथ बोन बनाने लगता है। और ग्लोबिन जो है वो क्या है? वो प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन यानी कि मोतियों को माला, जब मोतियों का माला टूटेगा तो मोती अलग अलग हो जाएंगे, तो वो क्या मोती हो जाएंगे, यानी कि ये अमीनो एसिड है, ठीक है। ये अमीनो एसिड बन जाएगा, यानी कि अमीनो एसिड समझो कि घर किससे बनता है? छोटे छोटे ईंटों से। जब घर टूटता है तो छोटे छोटे ईंट निकलते हैं ना, वैसे ही जब प्रोटीन टूटेगा तो उसमें से अमीनो एसिड निकलेंगे, तो प्रोटीन अमीनो एसिड बना लेगा, ठीक है। अब आयरन क्या होता है? आयरन वापस चला जाता है, स्टोर हो जाता है, फिर से हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड बनने लगता है, अपना रीयूज हो जाता है और आरबीसी मर जाता है, ठीक है। यही है आपका आरबीसी डिग्रेशन पाथवे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आते हैं आगे। अब आगे आएंगे तो हमको देखने को मिलेगा, अब हम लोग देखते हैं आरबीसी का काम हो गया, प्रोटीन भी हम लोग देख लिए, बट हमको ये नहीं बताया भैया आपकी ये जो हीम है इसका एक्चुअली और वर्क क्या है, एक्यूरेट वर्क क्या है। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे हीम, ठीक है। हीम का वर्क क्या है? हीम हीम जो है वो क्या करता है? हीम जो है वो होता है ऑक्सीडाइज, यानी कि ये क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना चालू हो जाता है, तो इसका क्या होने लगता है? ऑक्सीजेनेसिस होने लगता है। हीम का जब ऑक्सीजेनेसिस होता है तो पैदा होता है हमारा ब्लिब्रोडीन, ब्लिब्रीन नहीं ब्लिब्रोडीन, ब्लिब्रीन नहीं ब्लिब्रोडीन। मैं दो बार बोल रहा हूं क्योंकि ब्लिब्रीन अलग है, ब्लिब्रोडीन अलग है, ये दो चीजें है। ब्लिब्रीन भी बनता है और ब्लिब्रोडीन भी बनता है। तो सबसे पहले हमारा बनता है ब्लिब्रोडीन, ठीक है, ब्लिब्रोडीन। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, हिम आया, हिम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में कौन सप्लाई करता है? ब्लड करता है। यहाँ पे हम नहीं जाएंगे, फिजियोलॉजी हम जो है फर्स्ट सेमेस्टर में ही क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो हिम ने क्या किया? हिम ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजनेसिस किया, यानी कि रिएक्शन किया। ऑक्सीजनेसिस रिएक्शन हम देख चुके हैं, और उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके उसने बनाया ब्लिब्रोडीन, ठीक है। उसने क्या बनाया? उसने बनाया ब्लिब्रोडीन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? ब्लिब्रोडीन। अब ब्लिब्रोडीन क्या करता है? अभी देखो, ब्लिब्रोडीन का एक अलग काम है, ठीक है। ये जो ब्लिब्रोडीन होता है इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है, ग्रीन कलर होता है, ठीक है। ये अगर जे आपको ब्लिब्रोडीन दिख रहा है वो ग्रीन कलर का आपको दिखेगा, ठीक है। तो क्या ब्लिब्रोडीन तक ही हमारा जो है वो हीम काम करता है? नहीं। अब हीम क्या करता है? हीम ब्लिब्रोडीन तो बनाता ही है, अब साथ में क्या करता है? हीम ब्लिब्रीन भी बनाता है। ब्लिब्रीन क्या होता है? ब्लिब्रीन एक हमारे शरीर में पाए जाने वाला जाना माना केमिकल है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ब्लिब्रोडीन हमारे पास आ गया। हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास ब्लिब्रोडीन आ गया, ठीक है, ब्लिब्रोडीन आ गया। अब ब्लिब्रोडीन आ गया तो ब्लिब्रोडीन आ गया तो क्या ब्लिब्रोडीन तक सीमित रहेगा? इसका आंसर है नहीं। ब्लिब्रोडीन क्या करेगा? ब्लिब्रोडीन फिर से रिड्यूस होगा। यहाँ पे क्या हुआ था? ऑक्सीडाइज हुआ था, ऑक्सीजनेटेड हुआ था। तो ये क्या होगा? ब्लिब्रोडीन का रिडक्शन होगा, ठीक है, ब्लिब्रोडीन का रिडक्शन होगा। जब ब्लिब्रोडीन का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? तब बनेगा आपका ब्लिब्रीन, ठीक है, ब्लिब्रीन बनेगा। और ब्लिब्रोडीन और ब्लिब्रीन में अंतर आपको क्लियर समझ में आया होगा। हीम ऑक्सीडाइज होता है तो बनता है ब्लिब्रोडीन, और ब्लिब्रोडीन रिड्यूस होता है तो बनता है, क्या बनता है भैया? आपका ब्लिब्रीन, ठीक है, ब्लिब्रीन, ठीक है। ये आपको पाथ क्लियर होगा। अब ठीक है, ये ब्लिब्रीन क्या होता है? ब्लिब्रीन जो है वो येलो कलर का केमिकल सब्सटेंस है। वैसे ही हमारा ब्लिब्रीन जो है, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया। ब्लिब्रीन जो है वो हमारा ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, और ब्लिब्रीन जो है वो हमारा किस कलर का है? ये येलो कलर का होता है। और आप कई सारे ब्लड रिपोर्ट्स में भी देखते होंगे ब्लिब्रिडीन और ब्लिब्रीन, इन दोनों का कभी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, कभी ये डिक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज कब होता है, डिक्रीज कब होता है, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। कौन सी बीमारी में ये इंक्रीज होता है, कौन सी बीमारी में ये डिक्रीज होता है, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उससे देखने से पहले हम समझाएंगे। उससे देखने से पहले हमको ये समझना होगा ब्लिब्रीन का वर्क क्या है। तो देखो, अनकंजुगेटेड ब्लिब्रीन ये वेस्ट होता है। वेस्ट इसमें क्या होता है? इनसोल्युबल होता है। ये ब्लड में अकेला ट्रेवल नहीं कर सकता।
यानी समझो ये जो आपका, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अनकंजुगेटेड ब्लूब्रीन ये जो है अनकंजुगेटेड ब्लूब्रीन, ये जो है ये क्या करता है, ये वेस्ट में इनसोल्यूबल होता है, यानी कि ये वेस्ट में जो है वो घुल नहीं सकता। इनसोल्यूबल का मतलब होता है ये घुल नहीं सकता, ठीक है। ये जो है सॉरी वेस्ट में बोल रहा हूँ, ये वाटर में घुल नहीं सकता। वाटर बोले तो जैसे आपने फैट देखा था, फैट जो है वाटर में नहीं घुलता क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक नेचर का है। वैसे ही हमारा ब्लूब्रीन जो है वो क्या है, ये भी हाइड्रोफोबिक नेचर का है। ये वाटर में जो है वो इंसॉल्व नहीं हो सकता, इंजॉल्व नहीं हो सकता, डिजॉल्व नहीं हो सकता, जो भी बोल लीजिए, इंग्लिश का भारी भरकम सब जो भी यूज कर सकता है। डिजॉल्व नहीं हो सकता, घुल नहीं सकता। जैसे चीनी हम पानी में डालते हैं तो घुल जाता है, अगर जो उसी पानी में हम लोग क्या करें, एक पत्थर डाले तो क्या उसमें घुलेगा? नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा भाई? उसका बॉन्ड अलग है, इसका बॉन्ड अलग है, वो हाइड्रोफोबिक है। कौन हाइड्रोफोबिक है? हमारा ये अनकंजुगेटेड ब्लूब्रीन। तो इसमें आपको क्वेश्चन आएगा, भाई ये ब्लड में ट्रेवल कैसे करेगा? जब ये वाटर में घुल नहीं सकता तो ब्लड में ट्रेवल करने के लिए इसको तो उस घुलना पड़ेगा ना किसी चीज में, तब यहाँ पे एंट्री होता है हमारा किसका, आपका एल्बुलिन का, ठीक है, एल्बुमिन का। एल्बुमिन यहाँ पे आता है। एल्बुमिन कहता है मैं काम करूंगा। एल्बुलिन समझो कि एक ट्रक है और उस पर लोड कौन है? हमारा अनकंजुगेटेड ब्लूब्रीन उस पर लोड है। समझो कि हमारे पास ये बोतल है, तो कि इस बोतल को मेरे को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाना है। तो क्या मैं बोलूंगा बोतल को तू चला जा, तो चला जाएगा? इसके पास ना पैर है ना हाथ है, तो नहीं जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक गाड़ी लाऊंगा, ठीक है, एक ट्रक लाऊंगा, उस ट्रक में ये अपना बोतल रखूंगा, बोलूंगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा दे, तो वो ट्रक पहुंचा नहीं देगा। वही काम करता है हमारा यहाँ पे एल्बुमिन, ठीक है। एल्बुमिन क्या करता है, ब्लूब्रीन को अपने पीठ पे रखता है और पहुंचा देता है लीवर के पास, ठीक है। अब यहाँ पे लीवर तक पहुंच गया ब्लूब्रीन, तो क्या लीवर में क्या होगा? देखो अब ब्लूब्रीन जो है वो लीवर में पहुंच गया। यहाँ पे कैसे पहुंचा? आपके एल्बुमिन के मदद से। अब लीवर में क्या होगा, इन लीवर। अब लीवर में क्या सिस्टम चलता है वो देखो, ठीक है। लीवर में क्या होता है, लीवर में क्या होता है, ये यूडीपी और ग्लाइकोर ट्रांसफर करता है, ठीक है, ट्रांसफर करता है। ये क्या है, इसमें क्या होता है, ब्लूब्रीन जो है वो ग्लाइकोनिक एसिड से ब्लूब्रीन को, ये ब्लूब्रीन है, ये इस ब्लूब्रीन को क्या किया जाता है, ग्लाइकोनिक एसिड हमारे लीवर में होता है। और कैसे होता है, मैंने इसको पिछले लेक्चर्स में कवर किया है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको बताया है कि ग्लाइकोनिक एसिड आता है। और मैंने ये भी बोला था इसका यूज कहाँ होगा, मैं बताऊंगा। तो उसका यूज देखो, यहाँ पे ग्लाइकोनिक एसिड के साथ क्या किया जाता है, ब्लूब्रीन को जोड़ दिया जाता है। अब अनकंजुगेटेड ब्लूब्रीन जो है वो ग्लाइकोनिक एसिड के साथ जुड़ चुका है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जब अनकंजुगेटेड ब्लूब्रीन आपके ग्लाइकोनिक एसिड के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, कंजुगेटेड हो जाता है। ये अभी तक क्या था, अभी तक ब्लूब्रीन जो था वो अनकंजुगेटेड था। अनकंजुगेटेड से जब इसको हम ग्लाइकोनिक एसिड के साथ जोड़ देंगे तो ये कंजुगेटेड बन जाएगा। अब कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड में क्या अंतर है आपको समझना पड़ेगा। कंजुगेटेड जो है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। समझो कि ये बोतल है और ये बोतल जो है, ये इस बोतल का ढक्कन बंद है, सील बंद है, इसमें पानी है, और इसको मैं बोलूंगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाए, तो क्या इसमें से पानी गिरेगा? नहीं गिरेगा। क्या इसका यूज होगा? नहीं होगा। अगर ये पॉइंट बी पे जाता है, मैं इसका ढक्कन खोल देता हूँ और इसका पानी यूज करता हूँ, तो ये अनकंजुगेटेड हो गया, यानी कि समझो कि इसका अब यूज में आने का समय आ गया, इसे हम बोलते हैं अनकंजुगेटेड। अब ब्लूब्रीन का क्या यूज है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक ब्लूब्रीन आ गया। अब ब्लूब्रीन क्या करता है, ब्लूब्रीन का अब क्या होता है, ब्लूब्रीन को क्या किया जाता है, बाइल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, स्मॉल इंस्टेटाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ऐसे ऐसे जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, अनकंजुगेटेड को कैसे कंजुगेटेड किया हमने बताया, ब्लूब्रीन कैसे बना ये भी हमने बताया, हीम से बना ब्लूब्रीन, ठीक है, ब्लूड्रीन, और ब्लूड्रीन से बना आपका ब्लूब्रीन। अब ब्लूब्रीन को कौन लेके गया ब्लड में, एल्बुलिन, और एल्बुलिन जो है वो क्या किया, उसको लेकर चला गया लीवर के पास। लीवर ने क्या किया, उसके साथ एक एसिड को जोड़ा और उसको एक्टिव फॉर्म में डाल दिया। अब एक्टिव फॉर्म में डाल दिया तो क्या लीवर खुद को वहां पे यूज करेगा? इसका आंसर है नहीं। वो क्या करेगा, उसको उठा के भेज देगा यहाँ पे बाइल के पास। बाइल मतलब विलाई यानी कि बाइल जो है क्या होता है, बाइल सिक्रेट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है।
बाइल जब सीक्रेट होता है तो डाइजेशन होता है। ये मैंने आपको डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में बताया था कैसे डाइजेशन होता है, बाइल आता है। पर बाइल में क्या क्या चीज़ें होती है वो हम अभी देख रहे हैं। बाइल यहाँ पे आ गया और बाइल क्या करता है, बाइल इंस्टेटाइन में जाता है और इंस्टेटाइन में की वर्क क्या है हमने बताया था प्रीवियस ईयर क्लास में इसका। ठीक है, तो अब इंस्टेटाइन में क्या करेगा, ये बैक्टीरियल को क्या करेगा, ऑन बिलिरुबिन जो है बैक्टीरिया को मारेगा और क्या करेगा, सारी चीज़ें करेगा, स्टूल फॉर्मेशन करेगा और सारी ब्राउन कलर का जो फीकल निकलता है, जो मतलब हमारा वेस्ट होता है वो ब्राउन कलर का होता है। कारण क्या है, हमारा बिलिरुबिन। ठीक है, बिलिरुबिन मिक्स होता है उसके साथ और डाइजेशन करता है। ये कैसे करता है कार्बोहाइड्रेट में, मैंने आपको बताया था चीज़ें। मैं उसको एक चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा। ठीक है, और बिलिरुबिन उसके साथ क्या होता है, मिक्स होता है और यही कारण होता है कि ये जो हमारा फीकल होता है, वेस्ट होता है, वो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउनिश कलर का होता है। ठीक है, और यूरिन जो है वो येलो कलर का होता है क्योंकि यूरिन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे भैया, अब हम लोग आ जाते हैं जॉन्डिस पे। अब जॉन्डिस क्या है, ठीक है, अब देखो अभी तक हमने क्या देखा, बिलिरुबिन जो है वो क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है, सिंपल सादा सा डाइजेशन करा रहा है, भोला भाला सा। बट जब वही बिलिरुबिन जब बिगड़ जाता है तब हम लोग उसका नाम देते हैं जॉन्डिस। अब ये जॉन्डिस क्या भैया, जॉन्डिस जो है बहुत बार हमने सुना है बीमारी का नाम। ठीक है, और ये जॉन्डिस क्या है तो इसे एक बार बताओ। तो जॉन्डिस का मतलब होता है कि ब्लड में बिलिरुबिन का जो लेवल है वो बढ़ गया है, बिलिरुबिन का आपका लेवल बढ़ गया है। समझो यही मैं बोल रहा था, जब आपके पास रिपोर्ट आएगी तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। जब बिलिरुबिन का लेवल आपको बढ़ा देखने को मिले तो समझ लेना जो आगे वाला पर्सन है उसको जॉन्डिस हो गया है। अब ये जॉन्डिस हो गया तो चलो भैया हमको मान लिए कि जॉन्डिस हो गया है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है, तो नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल बताओ भैया, नॉर्मल कितना होता है। नॉर्मल बिलिरुबिन का लेवल 0.2 से लेके 1.2 mg पर DL होता है। ठीक है, mg पर DL होता है। अब इससे ज़्यादा आए, अगर जो 0.2 से लेके 1.2 से ज़्यादा आए तो समझ लेना वो जो बंदा है उसको जॉन्डिस हो गया। 0.2 से लेके 1.2 के बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं, फिट एंड फाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जे उसमें ये दिखे कि उसका बिलिरुबिन का लेवल बढ़ गया है तो जॉन्डिस हो गया है। ठीक है, और उसका साइन एंड सिम्टम क्या है, यानी कि क्लिनिकल मैनिफिकेशन क्या है, उसका साइन एंड सिम्टम क्या है, स्किन और आइस और उसका जो मसल्स मेम्ब्रेन है वो क्या होगा, वो आपको पीला दिखाई देने लगेगा। ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में या फिर जो नॉर्मल पर्सन है वो उसको पीलिया बोल देते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती है, इसे ही हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, जॉन्डिस दिखाई कब देता है, जब बिलिरुबिन जो है 2 से ऊपर जाता है। ठीक है, जॉन्डिस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, ये जॉन्डिस के टाइप हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, उतना हम लोग को डीप में नहीं जाना है। तो आपका ये चैप्टर होता है यहीं पे एंड। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आपके मन में ये भी क्वेश्चन आया होगा भैया यहाँ पे जॉन्डिस का लेवल जॉन्डिस जो हो गया तो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा तो बढ़ा कैसे ब्लड में, ये तो आपने बताया नहीं। तो ब्लड में इसका लेवल जब बढ़ता है जब लीवर उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। जैसे ये एक पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, ये पर्सन ए है वो पर्सन बी का लड़का है और पर्सन जो बी है वो मना ही कर दे, भाई तू मेरा कुछ नहीं है, मैं तेरे को नहीं पहचानता। ठीक है, तो ये पर्सन ए जो है वो बाहर ऐसे ही भटकते रहता है, वैसे ही बिलिरुबिन जो है ब्लड में ऐसे ही भटकते रहता है एल्बुलिन के साथ, तो उसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है। यही कारण होता है हमारे ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने का। ठीक है, और बहुत सारे कारण होते हैं XYZ, बट जो मेन कारण है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।